भारत सरकार अधिनियम 1909 था, उसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता था और ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के नाम से भी। देखिए इसमें क्या किया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, यानी डायरेक्ट जो चुनाव होता था, सीधे लोग चुने जाते थे और जनता सीधे उनका चुनाव करती थी, ये प्रणाली अपनाई गई थी यहाँ पर। और महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। ये दो इम्पॉर्टेंट काम किए गए थे इसमें तहत। इससे पहले का कि हम इसकी और आगे बात करें, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आखिर उस समय सिनेरियो क्या बन रहा था। देखिए क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, है ना, क्योंकि पहला विश्व युद्ध जो था, माफ़ कीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध जो था 1914 में शुरू हुआ और उस 1914 में शुरू हुआ और 1918 1919 में जाके उसकी समाप्ति हुई। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी इस युद्ध में और भारत के लोगों को मोटिवेट करके सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। इसके बाद उन्हें केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों की तरफ से दी गई और कई लोगों ने उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट कहा महात्मा गांधी को। तो ये घटना हुई थी क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा विचार था कि बुरे समय में हम अंग्रेज़ों की अगर मदद करेंगे तो अंग्रेज़ रिटर्न में हमारी मदद करेंगे और जो आज़ादी का जो सपना था उसको प्राप्त करेंगे। या उस समय आज़ादी का सपना ना कहा जाए, उससे उस समय होम रूल की जो बात थी वो बात चल रही थी। होम रूल मतलब खुद का शासन जो था, कम से कम स्वायत्त शासन देंगे, खुद का शासन देंगे। और उसके बाद ये भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। लेकिन इसमें क्या किया गया ये भी हम देखेंगे, क्योंकि जो सुधार के नाम पर कितना बुरा भारत के साथ किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या था, अब जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको सिखों पर भी लागू कर दिया गया। पहले किसके लिए थी? सिर्फ मुस्लिमों के लिए थी, लेकिन अब इस प्रणाली को सिखों के लिए एक तो नया ये दे दिया। फिर एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था की गई कि केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। विधायिका मतलब जो कि कानून निर्माण का काम करती है विधायिका। अभी तक क्या था, एक सदन था, ठीक है, जिसमें एक दो चीज़ें थी। एक तो जो वायसराय था उसकी कार्यकारिणी थी, उसके अंदर 5-6 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, वो आज के समय की मंत्रिपरिषद की तरह थी। और एक उस समय विधान परिषद थी केंद्र में अंदर। अब उस विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर द्विसदनात्मक 2 सदन बनाए गए, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से 2 सदनात्मक व्यवस्था की गई, जिन्हें आज लोकसभा राज्यसभा के नाम से जाने जाता है। पहले उनका नाम था, देखिए, केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसका स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन, जिसे आज राज्यसभा, तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। अभी लोकसभा के नाम से जाना जाता है उस समय का राज्य परिषद, आज जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। और उस समय की विधानसभा जानी जाती है आज की लोकसभा के नाम से। आज की जो लोकसभा थी उस समय की विधानसभा थी और आज की जो राज्य परिषद थी वो राज्यसभा के नाम से जाने, आज की राज्यसभा उस समय की राज्य परिषद थी। लेकिन वर्तमान में विधानसभा राज्यों के अंदर होती है, लेकिन ये केंद्र की बात करें, केंद्र के अंदर विधानसभा का नाम दिया गया आज की जो लोकसभा उसको। इस तरह से द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों के अंदर आंशिक उत्तरदायी, देखिए आंशिक मतलब पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे मामले थे जिनको प्रांतों के अंदर उत्तरदायी शासन बनाया गया था। उत्तरदायी शासन क्या होता है? यदि सदन का विश्वास अगर जिस पर रहे तो काम करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो देखिए क्या किया गया इसमें, प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लाया गया। इसको बहुत क्लियरली आप समझेंगे द्वैध शासन पद्धति क्या होती है। द्वैध शासन पद्धति के लिए क्या किया गया कि सबसे पहले तो जो क्योंकि कोई भी सरकार जब रूल करती है तो उसके कुछ विषयों के ऊपर से काम करना होता है। तो क्या किया गया, सबसे पहले कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में प्रशासन के विषयों का बंटवारा 2 वर्गों में किया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। जिस तरह से आज राज्य सूची और केंद्र सूची है, उसी तरह से केंद्रीय विषय और राज्य विषयों को अलग अलग किया गया। ये किस में किया गया? 1919 अधिनियम के अंदर। अब जो प्रांत के विषय थे उन प्रांत के विषयों को फिर 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, 2 अलग अलग। आरक्षित विषय के अंदर इंपॉर्टेंट, देखिए आरक्षित विषय जो था वो इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर क्या क्या रखा गया? राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो थे रखे गए। जबकि हस्तांतरित विषय के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कम महत्वपूर्ण विषय और विभागों को रखा गया। तो ये कहाँ किया गया? प्रांतों के अंदर। अब ये इसी को कहा जाता है द्वैध शासन।
अब हस्तांतरित विषयों के ऊपर एक एक अलग लोग काम कर रहे हैं और आरक्षित विषयों के ऊपर अलग काम कर रहे हैं। ये कौन काम कर रहे हैं इसको हम देखेंगे। देखिए, आरक्षित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो थी वो देखती थी आरक्षित विषयों का, जबकि हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। मतलब कि जो सरकार बनती थी, जो चुनाव होते थे, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन आ गया था, जनता सीधे लोग वोट देती थी, और जो चुनाव होता था उसमें जो भारतीय मंत्री चुने जाते थे उनको दिया जाता था हस्तांतरित विषयों का प्रशासन, यानी हस्तांतरित विषयों पर वो काम करते थे। और ये भारतीय मंत्री जो थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। मतलब जब तक कि इनके प्रति विधान परिषद का विश्वास है, जब तक इनके पास विधान परिषद में बहुमत है, तब तक ये सरकार काम करती। जैसे ही बहुमत समाप्त हो जाता था तो ये समाप्त हो जाती थी ये सरकार। इसी को कहा गया उत्तरदायी शासन। और ये जो विषय थे कि आरक्षित विषयों पर कोई और शासन कर रहा है और हस्तांतरित विषयों पर कोई और शासन कर रहा है, ये कहलाया द्वैध शासन। ठीक है, तो द्वैध शासन के जो जन्मदाता थे उनका नाम था लायोनेल कोर्टेस। ये द्वैध शासन के जन्मदाता थे। और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की नींव पड़ी। उत्तरदायी सरकार कैसे? क्योंकि भारतीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधान परिषद के प्रति। क्योंकि जब तक विधान परिषद में उनका बहुमत था, उनको विश्वास प्राप्त था, तब तक ही वह सरकार काम कर सकती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। साथ में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग, इसका गठन भारत में किया गया 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। अब बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था, यहाँ से हम इसकी बात प्रारंभ करते हैं। उसमें एक प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में, यानी 1919 के अधिनियम में जो भी समीक्षा, जो भी प्रगति होगी उसकी समीक्षा के लिए एक 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन द्वैध शासन की जो असफल हो गया और भारत के लोगों के द्वारा और ज़्यादा स्वायत्त शासन की मांग के को देखते हुए 10 वर्ष के पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। यानी होना था ये जो साइमन आयोग था या साइमन कमीशन आयोग जो था, जो 1927 को गठित किया गया था, इसका गठन किया जाना था 1929 में, यानी 10 वर्ष बाद। लेकिन 2-3 साल पहले ही इसका गठन कर दिया गया और 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया। किंतु आयोग के अंदर जो था कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसके कारण इसका विरोध किया और फिर सारे घटनाक्रम हुए। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज किया गया, वहाँ लाठी लगी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये काफ़ी घटनाक्रम इसका पूरा के पूरा रहा। पूरे भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया साइमन कमीशन, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और यही जो आयोग था ये तय करने वाला था कि आने वाले समय में भारत की किस तरह से जो प्रशासन है वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, और इसी की लेकिन इसने अपना विरोध के बावजूद इसने अपना काम किया। काम करने के बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, 1930, 1931 और 1932, और जिनके तहत फिर जो था इसकी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की और उसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वो पारित किया गया। अब ये भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था इसको देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसका 75 to 80% जो हिस्सा है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके एक एक प्रावधान को समझना। और ये 3 जो अधिनियम है, 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के मायने से, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या किया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत जो थे कुल 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे, यानी कि काफ़ी विस्तृत ये पूरा के पूरा अधिनियम बनाया गया था। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि 75% से 80%। और जो हमारे वर्तमान शासन का फ्रेमवर्क है, यानी जो ढांचा है कि किस तरह से सरकार होगी, किस तरह से राज्य से संबंध होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसी अधिनियम से एज इट इज़ ली गई हैं या थोड़ा बहुत बदलाव करके ली गई हैं। यानी ये जो ढांचा था हमारे वर्तमान संविधान का ढांचा है। इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। एक अखिल भारतीय संघ बनना था। इसमें क्या बनना था? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत और उन्हीं देशी रियासतों के सदस्य शामिल होना थे जो इसके अंदर स्वेच्छा से शामिल होना चाहते थे। यानी कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे अंग्रेजों के कब्जे में और 6 चीफ कमिश्नरी थे, इनके लिए तो कंपलसरी था भारतीय संघ में शामिल होना। लेकिन जो देशी रियासतें थी उनके लिए ऑप्शनल था, वो चाहे तो शामिल हो, वो चाहे तो शामिल ना हो। और चूंकि देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हो पाई, इसलिए यह प्रस्ताव जो था कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, इसमें व्यवस्था की गई थी एक अखिल भारतीय संघ के
बनने की। फिर क्या किया, अब प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट घटना की गई। और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके कहाँ ला दिया गया, उसे केंद्र में ये द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, कि जो प्रांत के विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों के ऊपर भारतीय मंत्री काम करते थे, आरक्षित विषयों के ऊपर काम करता था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। तो इसको प्रांतों से समाप्त कैंसिल किया गया और कहाँ लाया गया, केंद्र के अंदर लागू किया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषयों को अब दो भागों में बांटा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, ये क्या कौन था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सहायता से। और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्री परिषद की सहायता से, क्योंकि केंद्र के अंदर भी दो सदन बन गए थे, है ना, विधानसभा और राज्य परिषद। तो इनमें जो मंत्री होते थे उनकी सहायता से हस्तांतरित विषयों के ऊपर, और गवर्नर जनरल जो होता था उसकी परिषद की सहायता से आरक्षित विषयों के ऊपर शासन करता था। और ये जो मंत्री परिषद होती थी ये विधानसभा के प्रति, यानी जो वर्तमान लोकसभा है उसी टाइप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो इस तरह से केंद्रों के अंदर जो थी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापना उस समय की गई। फिर प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। ये स्वायत्त शासन क्या होता है, ये थोड़ा सा ऑटोनोमस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। स्वायत्त शासन वो होता है जब किसी व्यक्ति को अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता हो, लेकिन उस पर किसी और व्यक्ति की छत्र छाया हो। देखिए दो होते हैं, एक स्वायत्त होता है, एक सॉवरन होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं संप्रभु होता है। संप्रभु किसी के दबाव में काम नहीं करता, किसी के अंडर में नहीं होता, वो अपने निर्णय खुद लेता है, खुद लागू करता है, वो किसी और की बात मानने के लिए विवश नहीं होता। लेकिन स्वायत्त शासन में क्या होता है, व्यक्ति निर्णय खुद तो ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो होता है उसकी भी उसको मानना पड़ती है अगर वो कोई बात कह रहा है। तो प्रांतों के अंदर कि भाई आपने निर्णय तो खुद ले सकते हो, लेकिन जब जरूरी होगा तब आपको केंद्र की बात माननी होगी। तो ये स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के जो गवर्नर थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन। देखिए क्या हुआ था कि जो 1773 अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया था कि जो बंगाल, बंबई और जो दूसरे प्रांत थे उनकी प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, उनको स्वतंत्र कर दिया गया। अब वो सीधे किसके अधीन थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन, ना कि भारत के गवर्नर जनरल के अधीन। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट टाइप का जो था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल, ये प्रिवी काउंसिल जो थी वो इंग्लैंड के अंदर हुआ करती थी, इसमें अपील की जा सकती थी। केंद्रों और प्रांत के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। कौन कौन सी सूची थी, एक तो संघ सूची, इसमें 59 विषय रखे गए, प्रांतीय सूची इसमें 54 विषय रखे गए, और समवर्ती सूची इसमें 36 विषयों को रखा गया। और अवशिष्ट शक्तियां, मतलब इन तीनों में जो नहीं आई, ऐसी शक्तियां, कोई बात, कोई विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, वो किसको दिया गया, वायसराय को प्रदान किया गया। वर्तमान में भी यही व्यवस्था, संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये उस समय की व्यवस्था 1935 अधिनियम से ही ली गई। फिर इंपॉर्टेंट क्या किया गया, 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, क्योंकि प्रांतों को अब स्वायत्त कर दिया गया था, वहाँ चुनाव हुए 1935 अधिनियम के तहत। तो 11 प्रांतों के अंदर विधानसभा बनी, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, और 6 प्रांतों में द्विसदनीय, 11 में से 6 में 2 सदन की स्थापना की गई। जैसे वर्तमान में 7 राज्यों के अंदर द्विसदन है, विधान परिषद और विधानसभा। तो ये व्यवस्था उस समय की गई। तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर, देखिए प्रांत के अंदर जो व्यवस्थापिका मतलब जो सांसद जो बनने वाले थे, या विधायक, प्रांतों के अंदर विधायक जो बनने वाले थे, क्योंकि सांसद तो केंद्र में बनते हैं, प्रांतों में जो विधायक बनते थे उनके जो वोटिंग होती थी उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की थी जो 1909 अधिनियम के तहत लागू की थी, पहले मुसलमानों के लिए, 1919 में उसे बढ़ाकर सिखों के लिए कर दिया गया। इसमें बढ़ाकर उसमें आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और हरिजनों को भी शामिल कर लिया गया। मतलब ये अलग अलग ग्रुप, आंग्ल भारतीयों के लिए आंग्ल भारतीय खड़ा होगा और आंग्ल भारतीय केवल आंग्ल भारतीयों को वोट देंगे, इसी तरह से हरिजनों के लिए हरिजन खड़ा होगा और हरिजन केवल उसी को वोट देंगे। तो ये व्यवस्था इसमें कर दी गई। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद जो 1858 अधिनियम के तहत बनाई गई थी, जिसमें एक भारत मंत्री होता था और वो जो था भारत के शासन के प्रति उत्तरदायी होता था, ये जो भारत परिषद थी इसको समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1935 में 11 प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव
आयोजित हुए। इसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। 3 प्रांतों के अंदर कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। तो 9 प्रांतों के अंदर मतलब लगभग उस समय कांग्रेस काबिज थी। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में से निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। क्या कारण थे? पहला कारण था कि बिना कांग्रेस की सहमति से भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, क्योंकि भारत जो था दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन क्योंकि भारत तो एक गुलाम राज था, उसकी मर्जी कहाँ चलती। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से और कांग्रेस से बिल्कुल सलाह ही नहीं की और उसके बाद भी भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो ये एक कारण था। इतनी नैतिकता थी लोगों की कि कांग्रेस मंत्रिमंडल, फिर कांग्रेस ने इस पर फैसला किया कि हमें अब सरकार में नहीं रहना। सरकार में रहने का मतलब ही क्या है जब हमसे पूछा ही नहीं जा रहा। तो फिर 8 राज्यों से त्यागपत्र दे दिया। साथ में दूसरा कारण क्या था कि कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्ध उपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि भाई युद्ध की घोषणा, उद्देश्य की घोषणा क्या करिए, ये युद्ध हो क्यों रहा है, इसकी घोषणा की जाए। साथ में युद्ध के उपरांत भारत को स्वतंत्रता मिले, इस मांग को नहीं माना था सरकार ने। इन 2 कारणों से क्या किया, फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। फिर जब कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा दिया गया तो जो मुस्लिम लीग थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी इन चुनावों के अंदर, उसने क्या किया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, इसको मनाया। तो ये थे हमारे प्रमुख एक्ट।